आजकल के टाइम में जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो जानबूझ के सिजेरियन करती है क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिले। किसी फीमेल का बॉडी टोटल रिकवरी करने में कितना टाइम लगता है? सिजेरियन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी। तो अगर मैं बात करूं कुछ रीजन इसके बढ़ने का क्या है, सपोज कोई फीमेल का फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुआ, जी। तो क्या उसके बाद सेकंड जो डिलीवरी हो रहा है किसी जी। भी फीमेल का, जी। तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? ऐसा आपकी पॉसिबल? डिसएडवांटेज क्या है कि लोग इतना सिजेरियन को अवॉइड कर रहे हैं अभी के टाइम? तो सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी में दोनों में ज्यादा पेनफुल क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है या सिजेरियन अच्छा है? जोहार, नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब तक 07। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, खास करके हम बात करते हैं महिलाओं में। और जब उनका डिलीवरी का टाइम आता है तो बहुत सारे उनके अंदर क्वेश्चंस आने लगते हैं कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन होगा। और इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट हैं। तो चलिए उनसे उनका ही इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, स्पर्श क्लिनिक रांची लालपुर, हार्ट सेंटर हॉस्पिटल लालपुर एंड मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स रांची में काम करती हूँ। मैम, अक्सर हम लोग देखते हैं खास करके जब पेशेंट आते हैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास और जब डिलीवरी का जब टाइम होता है तो उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या फिर सिजेरियन होगा। तो आप हमें बताएं कि अगर जो बेबी के लिए अभी के टाइम में बेस्ट क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है या सिजेरियन अच्छा है? देखिए, बेस्ट ऑप्शन बोलना ये बहुत ट्रिकी वर्ड है, बिकॉज बेस्ट अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रहता है। ओके। सो आजकल का सिनेरियो जैसा है, इसमें हम लोग डिलीवरी, जिसको हम लोग रूट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, दैट इज ऑलवेज टेलर मेड, जिसको हम लोग कस्टमाइज्ड कहते हैं। तो किन्हीं पेशेंट्स में जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसमें हम लोग ऑब्वियसली वजाइनल डिलीवरी के लिए जाएंगे। और किन्हीं पेशेंट्स में जिसमें हमें पता है कि सर्टेन सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आपको वजाइनल डिलीवरी में हार्म कर सकता है, उसमें हम लोग सेफ रूट सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाएंगे। पेशेंट सपोज आपके पास आया डिलीवरी के लिए, तो एट टाइम आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएगा और सिजेरियन में जाएगा? अभी जैसे मैंने आपको पॉइंट आउट किया, हम लोग का डेफिनेशन जो हम लोग को पढ़ाया जाता था, जिसको लोग नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के अंतर्गत 4-5 पॉइंट्स आते हैं। ओके। पहला होता है कि वो एकदम टर्म पे होना चाहिए, यानी कि बच्चा पूरा विकसित होना चाहिए। ओके। दूसरा होता है कि वो आपको विथ मिनिमल सपोर्ट के साथ आप वजाइनल डिलीवरी करा रहे हैं। ओके। ठीक है। तीसरा होता है कि आप उसमें मैटरनल या फीटल, माँ या बच्चे की तरफ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं। इस तरीके की 4-5 चीजें अगर कंबाइन की जाए, तब हम लोग उसको नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कहते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको सिर्फ वजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है। तो वही चीज मैंने कहा, जैसे कि अगर आपको पता है कि अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम लोग नेचुरल बर्थ के लिए जाते हैं। और अगर किसी भी कंडीशन में हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे में या माँ में या कोई मेडिकल डिजीज ऐसी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान या लेबर के दौरान में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग सिजेरियन के लिए जाते हैं। कहीं कहीं पे बहुत शुरू में ही हम लोग बता देते हैं कि इनका सिजेरियन डिलीवरी ही होना है। उसके एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे उसमें एक आता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें बच्चे की नाल जो होती है वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे सिचुएटेड होती है। तो नेचुरली जैसे ही दर्द आएगा, उसमें आपका ब्लीडिंग होना पहले कंपलसरी, अनिवार्य हो जाएगा, जो कि बोथ मदर और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। दूसरा, किन्हीं औरतों का अगर बोनी पेल्विस, जो हड्डी का रास्ता है, जो बर्थ कनाल का रास्ता है, वही अप्रोप्रिएट ना हो, वो अगर सिकुड़ा हुआ हो, तो ऑब्वियसली आप उसमें वजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते। तीसरा, जिनका 2 या उससे ज्यादा पहले ही बच्चेदानी पे ऑपरेशंस हो रखे हैं, चाहे वो पहले 2 बच्चे या 3 बच्चे ऑपरेशन से हो, या पहले कोई फाइब्रॉइड वगैरह का ऑपरेशन हो रखा हो, उन पेशेंट्स में हम लोग वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं। चौथा में आपका अगर माल प्रेजेंटेशन हो, ये सब हमको लेट पता चलता है। बच्चा अगर आपका सीधा नहीं है, आढ़ा है, उल्टा है ना, तो ये सारी चीजों में हम लोग सिजेरियन डिलीवरी। मैं बहुत सारे फीमेल से जब मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं तो 9 मंथ में डॉक्टर्स के फॉलो पे थी, सब नॉर्मल था,
डॉक्टर ने सडनली बोला कि अब हम सी सेक्शन करेंगे, काफी पेनफुल होता है। जी तो सिजेरियन अगर मैं बात करूँ, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी में दोनों में ज्यादा पेनफुल क्या होता है, कौन सा होता चाइल्ड बर्थ अगर ऐसा देखा जाए तो कैन नेवर बी पेनलेस, है ना। है? एडवांस साइंसेस के साथ में आप पेन की इंटेंसिटी को कम कर सकते कम हैं, कर। लेकिन अगर वजाइनल डिलीवरी के लिए जाएं तो वजाइनल डिलीवरी में ड्यूरिंग द लेबर आपका पेन ज्यादा रहता है, बट उसके बाद आपकी रिकवरी अच्छी रहती है, पेशेंट जल्दी अप एंड अबाउट हो जाती है। और सिजेरियन के समय में आपका ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप पेनलेस रहते हो, क्योंकि आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट में रहते हो, चाहे वो स्पाइनल हो चाहे वो पूरी बेहोशी में हो, लेकिन पोस्ट ऑप में आपका वो पेन रहता है। अब जैसे मैंने बोला कि विद साइंस या मेडिकेशंस आप पेन कम कर सकते हो, तो आजकल हम लोग लेबर के दौरान भी लेबर एनाल्जेसिया का यूज कर सकते हैं किन्हीं पेशेंट्स में, जो कि आपका रिलेटिवली लेबर के पेन को कम करता है। एंड सिमिलरली आप सिजेरियन के बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर बोलते हैं, और आजकल Okay. ईरास का जमाना है जिसको हम लोग अर्ली रिकवरी एंड इसमें बोलते हैं पेशेंट को जल्दी उठाना, जल्दी खिलाना, बहुत प्रोलॉन्ग्ड समय तक भूखा नहीं रखना या इमोबिलाइज्ड नहीं रखना। Okay. तो ये सब में पेशेंट की रिकवरी जल्दी होना शुरू हो जाती लोग जब आते हैं डॉक्टर के पास डिलीवरी को लेके, तो वो ज्यादा करके लोग हमेशा सिजेरियन को अवॉइड करते हैं। है। तो अगर हम बात करें कि इसके आखिर डिसएडवांटेज क्या है कि लोग इतना सिजेरियन को अवॉइड कर रहे हैं अभी के टाइम देखिए, नेचुरल बर्थ ऑब्वियसली नेचुरल है, तो जैसे मैंने बोला कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। में? ओके। फिर भी आप अगर बोलें तो चाइल्ड बर्थ के बाद ऑन एन एवरेज किसी भी महिला को 4 से 5 हफ्ते लगते हैं रिकवरी के लिए। सिजेरियन में अगर जैसे मैंने बोला इरास का हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसमें भी इतना रहता है, किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में आपका Okay. ये 1.5 महीने की जगह 2 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके। क्योंकि लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि सिजेरियन अपने आप में एक सर्जिकल रिस्क प्रोसीजर। फैक्टर तो है। आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के समय वो ऑटोमेटिकली एक रिस्क फैक्टर जैसा एड अप हो ही जाता है, ठीक है। ओके। बट हैविंग सेड दैट, इसको मैं क्या कहते हैं, इसको इस तरीके से ले लीजिए कि अगर आपने वजाइनल डिलीवरी करा के सेफ मैटरनल एंड फीटल आउटकम नहीं दिया, ओके। तो भी हम लोग के लिए वो उतना ही सैडनिंग या अनफॉर्चुनेट रहेगा जितना कि आपने सिजेरियन कर किया है। ओके। अगर ओके। सिजेरियन करके आप सेफ मदर एंड सेफ बच्चा फैमिली को दे रहे हैं, ओके। जो कि मेडिकली एडवाइजेबल है, मैं ये नहीं कह रही कि हर पेशेंट पे कर देना चाहिए, ओके। बट अगर वो मेडिकल एडवाइस में जा रहा है कि हम्म। हाँ इस पर्टिकुलर पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन की जरूरत है, ओके। तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल जा रहा है तो व्हाई नॉट, वजाइनल डिलीवरी बिल्कुल करानी चाहिए। सपोज कोई फीमेल का फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुआ, जी तो क्या उसके बाद सेकंड जो डिलीवरी हो रहा है जी किसी भी फीमेल का, जी तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि कुछ कंडीशंस होते हैं सिजेरियन के जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट इंडिकेशन मानते हैं, जो मैंने आपको बताया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया या बच्चा उल्टा है या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो उसमें तो हम लोग दोबारा सिजेरियन के लिए जाएंगे। लेकिन जो सिजेरियन के बाद वजाइनल डिलीवरी होता है उसको हम लोग वीबैक बोलते हैं, दैट इज Okay. वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। ओके। या फिर जो प्रोसीजर जो उस समय हम लोग करते हैं उसको हम लोग टोलैक बोलते हैं, ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन। ओके। तो अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी हम्म। अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से बढ़ी है, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन मेडिकल या फीटल या मैटरनल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड आपको अपने आप से नेचुरल पेन्स आ रहे हैं या फिर वैसा रह रहा है, तो उसमें हम लोग ट्रायल ऑफ लेबर पेन्स हम लोग देते हैं, एंड हम लोग के पास काफी डेटा है जिसमें पेशेंट्स आराम से वजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। तो अगर आपका रेकरेंट कॉज नहीं है सिजेरियन के लिए और आपका मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, तो हम लोग उसमें वजाइनल बर्थ के लिए जा सकते हैं। ओके। मैम, बहुत बार मैं फीमेल से जब बात करता हूँ जिनका एज 35 या 40 हो गया, जी तो मैं जब उनसे बात होती है तो मैं पूछता उनको क्या होता है, कभी कभी बोन्स इशू, जो बहुत सारे आफ्टर 40 बाद उनको इश्यूज होते हैं, जी तो उनका सबसे बड़ा जो कॉमन क्वेश्चन रहता है, सवाल आता है कि मेरा तो सिजेरियन हुआ, इसके वजह से मुझे इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आफ्टर नहीं, 40 ये तो बहुत कितना बड़ा ये मिथ है, क्योंकि इट इज नॉट आफ्टर 40, इट इज बेसिकली बिकॉज जैसा हम लोग बोलते हैं कि आपको चाइल्ड बर्थ के बाद में, मैंने बोला 1.5 से 2 महीना आपको बॉडी को Okay. रिकवर, जिसको हम लोग प्यूपेरल पीरियड बोलते हैं, 1.5 से 2 महीना लगता है फीमेल बॉडी को वापस प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आने के Okay. लिए, ठीक है, जिसमें आपके जेनिटल ऑर्गन वापस उतने अपने जो साइज रहता है उस साइज में जाता है और ये रहता है। लेकिन एज मदर आप
फिर भी यू आर कंटिन्यूइंग विद द बेबी केयर, है ना, आप हम्म। फीड करा रहे हो, ये सब करा रहे हो, तो उस दौरान में टिपिकली ऑफ इंडियन फीमेल्स इस दौरान में ना वो अपने डाइट का ध्यान रखती हैं, ना कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखती हैं, ओके और ना ही पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी एक्सरसाइजेस जो रहते हैं उसका ध्यान रखती हैं। तो ओके ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने वजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन कराया और उसके बाद जो है आपको ये पेन शुरू, इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। ओके इट इज मतलब इसका आपका ना एनेस्थीसिया की सुई से कुछ लेना देना है, ना आपको ऑपरेशन के टेक्निक से कुछ लेना देना है। ओके आप बेबी को क्राउच करके ऐसे बैठ रहे हो, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आप अपना पोस्ट ऑप रिकवरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ग्रेजुअली एक स्टेज के बाद आपके मसल्स वगैरह जो है वो टॉट हो जाएंगे। आप अपना कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या प्रोटीन इंटेक पे डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके बोन का रिसॉर्प्शन होना वो है। तो वो आपको शुरू का 1 साल 1.5 साल में ना दिखे तो आगे के 6-7 साल में तो जरूर मैनिफेस्ट ओके करेगा। ओके मैम, अगर हम देखते हैं खास करके अगर हम बात करें आज से 10 साल 15 साल पहले जी जो डिलीवरी होती थी, जी 99% नॉर्मल डिलीवरी होती थी विलेज में। आज के टाइम में विलेज में नॉर्मल होता है, अभी के टाइम हम देख रहे हैं सिजेरियन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी। तो अगर मैं बात करूं कुछ रीजन इसके बढ़ने का क्या है वो? आजकल के इसमें सिनेरियो में जो आपका करंट प्रेग्नेंट ये सिजेरियन का रेट है, हम्म, उसको लगभग हम लोग 25 से 30 या 35% तक में मान सकते हैं, जो कि हम्म, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओके बट देर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपका शहर में, जैसे आप बोल रहे हो कि गांव में हम्म, अभी भी ऐसा रहता है, शहर में लेट मैरिजेस या फिर लेट कंसेप्शन वाला टाइम रह रहा है, तो उसमें आपके प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। ओके ओके जैसा कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज या प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, ये सारी ओके चीजें रहती हैं। विथ लेट मैरिजेस आपके हार्मोन या ओवेरियन रिजर्व जो फीमेल बॉडी के रहता है वो कम रहता है, तो पेशेंट उसके हिसाब से आईवीएफ वगैरह की तरफ, या जैसा आजकल का लाइफस्टाइल रहा है तो आईवीएफ की प्रेगनेंसी भी बढ़ी हुई है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद में आप कह लो कि उसको प्रेशियस प्रेगनेंसी मान के, कई बार हम लोग का पेशेंट रिक्वेस्ट ही रहता है कि हम कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशन चाहते हैं इस चीज में, और हम सिजेरियन डिलीवरी चाहते हैं, तो वो कई बार आपका पेशेंट रिक्वेस्ट पे रहता है। दूसरा चीज है कि गांव में कई बार आपके जो मिस हैपनिंग्स रहते हैं वो ओके रिकॉर्डेड नहीं रहते हैं, ओके है ना, मतलब आपको पता नहीं है कि आपने वजाइनल डिलीवरी करा के वहां पे क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। आप शहर में हो, आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रहे हो, तो अगर आप किसी फीमेल को ड्यूरिंग द लेबर भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली सिजेरियन के लिए लेते हैं, जो कि गांव में पॉसिबल नहीं हो नहीं पाता है। अब उसका आउटकम या तो माँ झेलती है या बच्चा झेलता है, तो वो सारी चीजें भी हैं। इसलिए इन इन कंसिडरिंग ऑल दिस सिनेरियोज, इट इज नॉट कि सिजेरियन एक कल्प्रिट के जैसा है, इट हैज बिकम अ मोर सेफर चॉइस, क्योंकि आप कहीं पे जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ वी कैन फोरसी द कॉम्प्लिकेशंस, आप उसको पहले से स्केड्यूल कर सकते हो। ओके तो लेबर का ये है प्रॉब्लम कि आप आराम से कराओ उसको, सारा सब कुछ है, बट देयर कैन ऑलवेज बी अ चांस कि एक नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर भी किसी भी समय हाई रिस्क बन के इमरजेंसी में सिजेरियन में लैंड अप हो सकती है। सिजेरियन के साथ है कि हाँ कुछ कुछ चीजें आपको पता है, स्केड्यूल्ड रहता है, प्रॉपर रहता है। इमरजेंसी सिजेरियन एक अलग चीज है, वो रहता है, तो उसकी वजह से शहरों में आपको सिजेरियन का रेट ऑब्वियसली ज्यादा दिखेगा। ओके मैम, देख रहे हैं अगर किसी भी फीमेल का अगर डिलीवरी होता है, उसके आफ्टर डिलीवरी के बाद अगर हम बात करें किसी फीमेल का बॉडी टोटल रिकवरी करने में कितना टाइम लगता है? टोटल जो, अगर आप फिजियोलॉजिकल बोलो पेपेरियम, उसको हम लोग 1.5 महीना बोलेंगे। ओके लेकिन 1.5 महीने के बाद अगर पेशेंट अपना 2-3 चीजें जो मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फीमेल्स में, वो आपका डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 महीने में ऑब्वियसली बच्चे के स्लीप साइकिल के साथ आपका स्लीप साइकिल भी ऑल्टर्ड रहता है, क्योंकि बच्चा मोस्टली थोड़ा रात में ज्यादा जगता है, उसके साथ आप जग रहे हो, तो ये सारा सब कुछ आपको डिले कराता है। लेकिन इन टोटालिटी अगर आप इंडियन कल्चर के भी हिसाब से देखो, तो 6 महीना जो अनपराशन का टाइम हम लोग जिस समय बोलते हैं, तो वो इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज 6 मंथ्स तक आपका या मदर का जो बॉडी है दैट, उसका मदर मिल्क जो है दैट इज एप्ट, उसके बाद बेबी का भी रिक्वायरमेंट बढ़ता है और आपके भी बॉडी को अब चेंज उसके हिसाब से करना रहता है। तो 6 मंथ्स तक के इसमें मदर आप देखोगे तो शी इज हैप्पी, ये है, बट प्रोवाइडेड शी इज टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। तो ये सिर्फ ना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई वुड से कि रेजिंग अ चाइल्ड इज नॉट अ सिंगल
person's job. person. It requires, आप कह लो, एक पूरा कस्बा चाहिए होता है एक बच्चा को रेज करने के लिए। तो ये पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप माँ और बच्चे दोनों का ध्यान कैसे रख रहे हैं। हमेशा हम देखते हैं मैम, हॉस्पिटल हो या डॉक्टर्स हो, इल्जाम हमेशा सब पे लगता है। हमेशा से आरोप लगता है, खास करके हम बात करें स्त्री रोग विशेषज्ञ के, कि आजकल के टाइम में जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो जानबूझ के सिजेरियन करती है क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिले। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये काफी समय तक था, एंड आई थिंक अब मेरे बहुत सारे कोलीग्स आई थिंक इस चीज के साथ अब सहमत होंगे कि टू ओवरकम दिस, जहां तक चार्ज की बात है, अब वजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन के चार्जेस लगभग सेम कर दिए गए। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। सो ये कहने के लिए तो अब कुछ रहा ही नहीं कि ये पैसों के लिए हो रहा है, क्योंकि वजाइनल डिलीवरी जहां नेचुरल बर्थ है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी, मतलब डॉक्टर्स हो गए या आपके जो नर्सिंग सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, वो लोग कॉन्स्टेंटली हर 4 से 6 घंटे में पेशेंट को देख रहे हैं। अब लेबर आपका 12 घंटे 24 घंटे कुछ भी चल सकता है। तो उसमें हम लोग कई बार पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, हर पॉइंट पे चेक रखते हैं कि कहाँ गड़बड़ होने की आशंका हो सकती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या कह लीजिए मेहनत का काम है, जितना मदर के लिए उतना उसके लिए भी है। तो उस पॉइंट को भी कंसिडर करते हुए अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह मेरे समझ से एक सेम उस पे आ गए कि चार्ज आप सेम ही रखिए, तो एटलीस्ट ये पॉइंट से आप बचिएगा कि अनइंडिकेटेड सिजेरियन किया गया है। अगर कोई कपल्स आफ्टर मैरिज वो फैमिली प्लानिंग कर रहा है, तो अगर मैं बात करूँ 5 किन बातों का ध्यान रखे ताकि उनको आफ्टर 9 मंथ कोई इश्यू ना हो? पहले तो आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं, फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, तो यू शुड बी इन अ वेरी साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। तो साउंड बॉडी तो मैंने जो हाईलाइट किया कि आपका स्लीप साइकिल बहुत प्रॉपर होना चाहिए, आपको बहुत एंग्शियस नहीं होना है। जैसे ही आप प्लान करना शुरू करते हो तो इस एंग्जाइटी में मत रहो कि ये वाला महीना भी चला गया, इसमें भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, एक सोसाइटल प्रेशर भी हो जाता है, तो उस चीज को अवॉइड करना है। एक आपका प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट डाइट अच्छा होना चाहिए, मतलब योर बॉडी रिजर्व शुड बी गुड। आपको प्री एग्जिस्टिंग अगर कुछ ये रह रहा है, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, वो सब चीज को पहले से कंट्रोल कर लें। और आपका एक्सरसाइज पैटर्न्स वगैरह, बिकॉज एक्सरसाइज इन अ वे हेल्प्स अ लॉट फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 चीज तो है ही। साथ ही में साउंड माइंड, जो मैंने बोला कि एंजाइटी को हटाना है। कपल एज अ कपल दोनों लोग को बैठ के बात करना है कि आर दे रेडी टू बिकम पेरेंट्स, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट अबाउट 9 मंथ्स। आपके साथ एक जिंदगी जुड़ने वाली है, तो आप उस चीज के लिए रेडी है कि नहीं है, आप फाइनेंशियली उस चीज के लिए रेडी हैं कि नहीं, आप साइकोलॉजिकली उस चीज के लिए रेडी हैं कि नहीं, ये कपल आपस में डिस्कस करें। फिर वो लोग अगर एक पेज पे हैं तो फिर अपने परिवार से बात करें, एंड उसके बाद दे कैन आराम से प्लान ऑन दीज लाइन्स। अब किसी को उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो वो तो कहना मुश्किल है, या आप कैसे लैंड अप करते हो इन प्रेगनेंसी, वो कहना मुश्किल है। बट इट इज ऑलवेज अ गुड वे कि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर प्लान कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है। मैम, आजकल के देख रहे हैं लाइफ स्टाइल काफी चेंज हुआ है। आजकल के फीमेल हो या मेल हो, सब कोई स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है आफ्टर अगर कोई फीमेल कंसीव करे उसके बाद? है, ये स्मोकिंग का तो आपका नोन इफेक्ट्स है इन प्रेगनेंसी। तो जब भी कोई कपल हमारे पास ऐसा आता है जो कहता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये तो हमारी हिस्ट्री में जाता है कि आप स्मोक या अल्कोहल का इंटेक आपका कैसा है। तो अगर वो बोलते हैं तो हमारा पहला एडवाइस यही रहता है कि आपको क्विट करना है इसको। तो व्हेन यू आर प्लानिंग ऑन दिस, सो यू हैव टू क्विट, बिकॉज एडवर्स आउटकम्स डॉक्यूमेंटेड है स्मोकिंग के और अल्कोहल के। तो उसको तो क्विट करना ही है। एंड ऑल्सो लेटर इन लाइफ, जब आपके पास में एक छोटा बच्चा है, पैसिव स्मोकिंग आप उसके सामने कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेटर ऑन बिहेवियरल चेंजेस जो बच्चे में आएंगे जब वो उसका कॉग्निशन डेवलप होता है, वो देखेगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब इसको तो अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर है। मैम, जो फीमेल कंसीव कर लिए या फिर जो प्लान कर रहे हैं, अगर उनको कुछ मैसेज देना चाहें तो आप क्या मैसेज देंगे? सेम चीज की फर्स्ट की टू बिकम अ मदर और नॉट टू बिकम अ मदर,
इज योर चॉइस। मतलब इसमें आपको कोई सोसाइटल प्रेशर या इसमें नहीं आना, यू आर एज गुड as you were before if you want to become a mother or you are a mother, and if you do not want to become a mother, that is entirely your choice. When you plan to become a mother, you should be fully prepared, जैसा मैंने बोला, physically, mentally, and in working females, or I think in most of the females, फाइनेंशियली भी आपको रेडी रहना चाहिए। अपने हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड फुल वो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अपने पार्टनर को इन कॉन्फिडेंस लीजिए कि आप लोग सेम इसमें हैं, आपका डिसीजन सेम हो रहा है, एंड ऑलवेज टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप अपना ध्यान खुद रख रही हैं, आप अपना समय से खाना खा रही हैं, आप स्लीप प्रॉपर ले रही हैं, आधा घंटा का नियमित एक्सरसाइज कर रही हैं, यू आर रीडिंग गुड थिंग्स, आप अच्छी चीजें सुन रही हैं। बहुत ज्यादा गूगल या चैट जीपीटी पे अननेसेसरी एल्गोरिदम्स को आप करके अपना हेडेक बढ़ाने का कोशिश ना करें। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।